पार्ट 2 आने में बहुत देर हो गई है, अप्रॉक्स 3 महीने हो चुके हैं, पर ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे क्या होता है और कैसे बनता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था। इस पार्ट 2 में मैं बताऊंगा डिटेल्ड में कि एक रेज्यूमे, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनता है। रेज्यूमे में बहुत सारा सेक्शन होता है, लाइक पर्सनल सेक्शन, करियर ऑब्जेक्टिव सेक्शन, एकेडमिक्स, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, ये सब सेक्शन होता है। तो आखिर एग्जैक्ट क्या इंफॉर्मेशन उसमें फिल किया जाता है अलग अलग फील्ड से। और ये वीडियो हर फील्ड वाले बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि बीबीए और एमबीए वालों के लिए, हर फील्ड वाले बच्चों के लिए है जो लोग रियल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, तो वीडियो को ध्यान से दिखेगा। और हाँ, बहुत जल्द हमारा एक वेबसाइट आने वाला है जहाँ पे आप तरह तरह के सर्विस आप ले सकते हैं, चाहे रेज्यूमे के रिगार्डिंग हो, चाहे लिंक्डइन के रिगार्डिंग हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, और भाई ध्यान से सुनना कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना बहुत रेयर है, और आप लोग ध्यान से इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन आता है पर्सनल सेक्शन। जब आप रेज्यूमे बनाते हो ना, तो उसमें सबसे ऊपर अपना पर्सनल डिटेल लिखते हो। उसमें क्या है कि लोग बहुत चीज़ें मेंशन कर देते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एग्जैक्ट मेंशन होती है। सबसे पहले नेम। नेम आपका थोड़ा सा बोल्ड अक्षर में होना चाहिए, ये नहीं कि नेम छोटा सा आप लिखे हो। मतलब रेज्यूमे जैसे ही एचआर ओपन करे तो उसे दिखना चाहिए कि हाँ भाई, नेम कि किस बंदे का है, बंदे का नाम क्या है इस रेज्यूमे वाले का। ठीक है, दूसरा से आपका नंबर, फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर इंश्योर करना है कि वही देना जिससे आपका व्हाट्सएप बना हो। ठीक है, सेकेंड है एड्रेस। अब एड्रेस में लोग क्या करते हैं पता है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देते हैं ना कि हाँ यहाँ पे डिलीवरी चाहिए, भाई वैसा एड्रेस नहीं लिखा जाता है। एड्रेस में जस्ट आपका स्टेट, किस स्टेट से हो और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बस, और कुछ नहीं भरना है उसमें। तीसरा है ईमेल। बहुत सारे लोग पता है यहाँ गलती क्या करते हैं कि वो अनप्रोफेशनल ईमेल मेंशन कर देते हैं। अनप्रोफेशनल ईमेल कहने का क्या मतलब, बहुत लोग नाम लिख देंगे और अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर देंगे मेल में और @gmail.com। भाई ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि ईमेल का एटीएस पे कोई असर नहीं पड़ता है। जो एटीएस सॉफ्टवेयर होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, रेज्यूमे के लिए, ईमेल से कोई मतलब नहीं है। बट जब एचआर उसे मैनुअली ओपन करता है ना आपके रेज्यूमे को, तो एक बहुत गंदा इम्पैक्ट जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं कि कैसे आप अपना प्रोफेशनल मेल बना सकते हो, इसमें से एक आप एक बना लेना। ठीक है, उसके बाद दो चीज़ का क्लिकेबल लिंक। एक तो लिंक्डइन अकाउंट, भाई जो मेंशन करोगे ना, आप जो पीडीएफ किसी को भेजोगे एचआर को, तो उस पर क्लिक करके आपके लिंक्डइन पे रीडायरेक्ट हो जाए। बहुत सारे बंदे मेंशन तो कर देते हैं लेकिन उसको क्लिक ही नहीं कर सकते हो, तो मेन क्लिकेबल उससे बनाना है। अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पे जाके देख लो कि कैसे क्लिकेबल बनाते हैं, बहुत सारा ट्यूटोरियल बना हुआ है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, गिटहब अकाउंट। अब गिटहब अकाउंट क्या होता है मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, वहाँ से आपको ईजी समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। हो गया। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको नेम, नंबर, एड्रेस, मेल, लिंक्डइन अकाउंट और गिटहब अकाउंट, बस, इससे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, करियर ऑब्जेक्टिव सेक्शन। बच्चे क्या करते हैं ना, अलग अलग फील्ड से कुछ भी लिखते हैं। अब मैं इसे मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ भी लिखते हैं भाई। ऐसा नहीं होता है, वो लोग लिख देंगे आई एम वेरी पैशनेट, आई एम डेडिकेटेड, भाई ऐसा नहीं होता है। और बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, इतना लंबा लंबा पैराग्राफ लिख देते हैं। भाई करियर ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा नहीं होता है। तो ऐसी क्या चीज़ें होती है जो एग्जैक्ट करियर ऑब्जेक्टिव में फील होती है, वो होती है कि आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो। जैसे मैं पीजीडीएम कर रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स सब स्ट्रीम से, और आगे डेटा साइंस में करियर स्विच करने वाला हूँ, तो वही चीज़ें मेंशन होंगी। इसके बाद कुछ नहीं होगा कि मैंने क्या किया नहीं किया। तो करियर ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आप क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो, सिर्फ वो मेंशन आप करना है। उसके बाद आता है एकेडमिक डिटेल्स। ये 80% लोगों का सही होता है, लेकिन 20% लोग क्या गलती करते हैं पता है, आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है इस चीज़ को। सपोज आप लोग ग्रेजुएशन में हो और अपना रेज्यूमे बना रहे हो, क्योंकि बेसिक लोग ग्रेजुएशन से ही रेज्यूमे बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन के बारे में लिखना है कि ग्रेजुएशन कहाँ से किए, कितना मार्क्स आया, ये सब, देन ट्वेल्थ, तब टेंथ। ऐसा नहीं करना कि सबसे टेंथ मेंशन करना, ट्वेल्थ मेंशन करना और ग्रेजुएशन, ऐसे नहीं। जो आप करेंट अभी कर रहे हो वो, फिर उससे पहले क्या किए और उससे पहले क्या किए, ये होता है क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद होता है इंटर्नशिप।
अब मैं समझता हूँ कि जो लोग टियर थर्ड कॉलेज से है ना, और सपोज कोई लोग एमबीए से हैं, बीबीए से हैं, कोई एमबीए और बीबीए में कोई फिनांस फील्ड से है, कोई एचआर फील्ड से है, कोई मार्केटिंग से है, तो कोर इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोग को मोस्टली सेल्स ही मिलता है, ये चीज़ मैं समझता हूँ। ठीक है, तो अगर जो भी की हो तो भाई इंटर्नशिप मेंशन कर देना। कोशिश करना कि जो आपका फील्ड है ना उसी से आप इंटर्नशिप करो, बाकी नहीं तो जो भी किया वो मेंशन कर देना, कुछ बड़ा डील नहीं है इसमें। अब चीज़ आती है स्किल्स। बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे इतने तेज है ना, ठीक है, वो कुछ भी मेंशन करते हैं, मतलब 10 से 12 स्किल्स मेंशन कर देंगे, पर कोई काम का नहीं है। सपोज एक बंदा, मैंने देखा ऐसे बहुत सारे बंदे मेरे को ऐसे रेज्यूमे भेजते रहते हैं, एक बंदा है, ठीक है, वो एमबीए फिनांस का है, पता है वो क्या मेंशन किया हुआ है अपने स्किल्स में? एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, बेसिक एसईओ, बेसिक पाइथन। भाई कैसे? तुम्हारा फील्ड फिनांस से है, एक भी स्किल्स इसमें है जो फिनांस से रिलेट करता है? ठीक है। अब पता है कंपनी को क्या चाहिए होता है कि कोई बंदा 500 में 1000 इतना काम करे, ऐसा बंदा चाहिए होता है। तो आप स्किल्स तो देख लो ना कैसे आप किए हो। तो स्किल्स में दो टाइप के स्किल्स मेंशन होंगे, आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स। ठीक है, हार्ड स्किल्स को टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स में मेंशन करते हैं कि जो टेक्निकल स्किल्स नहीं होता है, लाइक टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ये सब। तो दोनों को आप कंबाइन भी मेंशन कर सकते हो, अलग अलग भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कंबाइन ही मेंशन कर देना। और अगर नहीं पता है ना कि आपका कौन सा स्किल्स है, तो भाई गूगल करो, यूट्यूब करो कि अपने फील्ड के रिगार्डिंग कि हमारे फील्ड में ऐसे कौन से टॉप टेक्निकल स्किल्स है जो हमें लर्न करने चाहिए। हर जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसे लर्न करो, सीखो और उसको ही मेंशन करो। झूठ मूठ का बेसिक पाइथन, एक्सेल वैक्सेल मेंशन नहीं करो। तो ये हो गया। और सॉफ्ट स्किल भी कुछ मेंशन मत करो, सर्च करो कि थोड़ा सा भाई मेहनत करो, सर्च करो कि आपके फील्ड के अकॉर्डिंग कौन सा सॉफ्ट स्किल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मेंशन करो और उसको सीखो। सिर्फ मेंशन करने से नहीं होता है, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट तो हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ कि इतना कुछ करने के बाद जो मैं बता रहा हूँ रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट तो हो जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाद में क्या, जब आपको आएगा ही नहीं तो बाद में जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो कैसे आप कम्पीट करोगे? ठीक है। अब आती है प्रोजेक्ट्स, जो मोस्टली बच्चे करते ही नहीं हैं, और जो बच्चे करते हैं ना उसमें से मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। भाई दो टाइप के प्रोजेक्ट्स जरूर मेंशन करो। एक प्रोजेक्ट्स जो कॉमन प्रोजेक्ट्स होंगे, जो आपके एकेडमिक्स के दौरान होंगे, लाइक अगर आप कॉलेज में हो तो कुछ एनजीओ का प्रोजेक्ट किए, या जो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया जो डायरेक्टली आपके स्ट्रीम से रिलेट नहीं करता है वो। और एक प्रोजेक्ट होगा कोर प्रोजेक्ट जो आपके डायरेक्ट सब स्ट्रीम से रिलेट करता है। लाइक अगर आप एचआर के बंदे हो तो प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू एचआर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी होना चाहिए। और एक चीज़, सॉरी, ये तो आप समझ गए कि आपके डोमेन के हिसाब से प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट्स भी ऐसा करो ना जो एटलीस्ट टाइम कंज्यूमिंग हो, कम से कम 15 से 20 दिन का हो। क्योंकि जैसे ही आपका एचआर रेज्यूमे ओपन करता है ना, तो मोस्टली एचआर नाम तक नहीं पढ़ता है, वो डायरेक्ट इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इंटर्नशिप अगर नहीं की वो कोर्स से कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे आएगा, और वो प्रोजेक्ट देखते ही समझ जाएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में बना है। 2 दिन का प्रोजेक्ट है, या 3 दिन का प्रोजेक्ट है, या 10 दिन का है। अगर लंबा 10 से 15 दिन का अगर अगर प्रोजेक्ट्स बनाए हो रहे होगे आप, तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है ये चीज़, और ऐसे ही करना। उसके बाद क्या है कि अब प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जो मैंने याद है मैंने बताया था कि गिटहब अकाउंट का लिंक मेंशन करना, मैं वो क्लिकेबल होना चाहिए, और मैं आगे बताऊंगा कि क्या काम है। तो जो प्रोजेक्ट्स में कोड की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा मैं सपोज कोई अगर डेटा एनालिटिक्स का बंदा है, तो कोई बना रहा है प्रोजेक्ट, तो उसमें तो कोड वोड डालेगा, तो वो गिटहब अकाउंट पे मेंशन कर देगा, तो वहाँ से एचआर क्लिक करके देख सकता है कि क्या कोड लिखा है, क्या ये है। लेकिन बहुत सारा फील्ड में पता है क्या होता है, कोड का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है, बहुत सारा प्रोजेक्ट पीपीटी पे, वर्ड पे बनता है। तो तब क्या करेंगे, उस चीज़ का लिंक हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स मेंशन करेंगे ना उसके आगे लिंक डाल देंगे। ठीक है, और वो क्लिकेबल होना चाहिए। अगर नहीं पता है कि कैसे बनता है क्लिकेबल, तो आप लोग यूट्यूब पे भाई जाएं, देख ले, वहाँ पे बहुत सारा है ट्यूटोरियल, तो ऐसे बनाएं। दो प्रोजेक्ट्स भाई दो करो, और कम से कम 10 से 15 करो प्रोजेक्ट्स। और क्यों, मैं क्यों बता रहा हूँ, एक चीज़ और नोट कर लेना। सपोज आप अगर एचआर फील्ड से हो ना, या कोई फिनांस फील्ड से हो, कोई एथिक्स फील्ड से है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बनाते हैं प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना किसी कंपनी में, तो वो किसी इंडस्ट्री के मतलब अंडर आएगा, हेल्थ केयर के अंदर आएगा, आईटी के अंदर आएगा। सपोज आपका कोई बना हुआ है प्रोजेक्ट हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग, और अगर आप अप्लाई करो आईटी में, फिर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट तो होगा ही नहीं। तो फिर आप में से कहोगे भैया मैंने तो सब कुछ मतलब बनाया जैसे आपने बताया, फिर नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट 12 से 15 प्रोजेक्ट्स बनाओ अलग अलग इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में तुम भरो
चेक करो कि ये किस इंडस्ट्री के अंदर आता है, उस इंडस्ट्री वाला प्रोजेक्ट मेंशन करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब पार्ट 4 में मैं एग्जैक्टली वही बताऊंगा कि कैसे जिस कंपनी में अप्लाई करो उसके अकॉर्डिंग रेज्यूमे कैसे बनता है, उससे शॉर्ट लिस्टिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स 95% प्लस एक्यूरेसी होता है उस चीज़ का। तो पार्ट 4 भी देखना मिस मत करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। पार्ट 4 आएगा, जैसे ही सॉरी पार्ट 3 आएगा उसको देख लेना। पार्ट 4 में मैं एक बोनस दूंगा कि आखिर और भी कई सारे फैक्टर हैं जो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं आपके ईटीएस पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने जो भी बताया भाई, एक बार मैं समअप कर दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स आपके डोमेन के हिसाब से होना चाहिए, एटलीस्ट टाइम कंज्यूमिंग 10 से 15 दिन का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री में सर्च करो कि हमारा जो डोमेन है वो किस किस इंडस्ट्री में जॉब के लिए एप्लीकेबल है। बहुत सारा डोमेन होता है ना, जो हेल्थ केयर में भी जॉब अवेलेबल है, आईटी में भी, तो उसके अकॉर्डिंग बनाओ प्रोजेक्ट। ये हो गया। और कुछ भी मत बनाओ भाई, कुछ भी मत बनाओ, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशन। अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशन का जो सेक्शन है ना, वहाँ पे आप सपोज कुछ अगर सर्टिफिकेशन किए हो तो वो मेंशन करो, लेकिन भाई बेवकूफ़ मत बनाओ, ठीक है। एचआर को वही सर्टिफिकेशन करो जो आपके स्किल्स और प्रोजेक्ट से रिलेट करते हो, ठीक है। मतलब वही सर्टिफिकेशन करो जिससे आप अपना कोर स्किल सीख पाओ और उसी स्किल्स के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स करो, समझे। ऐसा नहीं है कि आप एचआर के बंदे हो तो स्किल्स कुछ और मेंशन किए हो, प्रोजेक्ट्स फिनांस वाला किए हो और सर्टिफिकेशन एनालिटिक्स का किए हो, तो भाई खिचड़ी बन जाएगा सबकी बात, समझो। उसके बाद अचीवमेंट भी सेम होता है। अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन क्यों, इसमें जो भी करोगे ना एटलीस्ट भाई थोड़ा पैसा खर्च करो, ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा पैसा खर्च करो और जो भी सर्टिफिकेशन करो ना उसका सर्टिफिकेशन जो सर्टिफिकेट लेने का कोशिश करो, क्योंकि मोस्टली अच्छे सर्टिफिकेशन है ना वो थोड़ा पैसा उसके लिए लगता है, ठीक है। और साथ में 6 घंटे वाला 2 घंटे वाला सर्टिफिकेशन जो उडेमी वगैरह पे 500-500 में है ना अवेलेबल, भाई मत करो मत करो, मैं बता रहा हूँ आपको। एटलीस्ट ऐसा करो जो 2-3 महीने एक सर्टिफिकेशन एक स्किल्स, मतलब एक स्किल्स है उस पे सर्टिफिकेशन कम से कम 1 महीने 2 महीने का करो, सीखो उस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपना लैंग्वेज का एक सेक्शन बना लेते हैं, उसमें हिंदी इंग्लिश लिख देते हैं, भाई कोई ज़रूरी नहीं है लैंग्वेज मेंशन करने का, ठीक है। क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने कुछ जर्मन लैंग्वेज सीखा हो, फ्रेंच लैंग्वेज सीखा हो, तो फिर अलग बात है, वो आप ज़रूर मेंशन करो कि हाँ मैंने जर्मन सीखा है, मैंने फ्रेंच सीखा है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें नहीं है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन बनाओ जिसमें आप अपने कॉलेज के दौरान आपने कुछ अगर अगर आप थे या किसी क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए थे तो वो चीज़ें मेंशन करो, ठीक है। अब मैंने जो बताया ना एग्जैक्ट ऐसे ही एक रेज्यूमे बनता है और इसे बोलते हैं मास्टर रेज्यूमे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप फिर क्या होगा कि जैसे आप कंपनी में अप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो हर कंपनी के अकॉर्डिंग इस मास्टर रेज्यूमे में थोड़ा बहुत चेंज करोगे, ठीक है। मतलब 10 से 15% थोड़ा कीवर्ड वगैरह चेंज करोगे, उसमें देखोगे ऐसा क्या स्किल्स मांग रहा है तो वो चीज़ मेंशन करोगे। तो यही चीज़ें मैं पार्ट 3 में बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना और मैं जहाँ से बताया हूँ ना जो मेन रेज्यूमे के बारे में, बस उतना देखना कि एग्जैक्ट मैंने क्या बताया है, वो चीज़ों को सीखो और करो, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो करो, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं, 3 से 4 महीने में आप अच्छे से तैयार कर लोगे। उसके बाद वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने बोल दिया है, क्यों, क्योंकि पार्ट 3 और पार्ट 4 आएगा। जैसे ही आप पार्ट 3 देखोगे ना, बिलीव मी गाइज आप लोग को एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है ना इतना डिटेल वाइज है, जैसे मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अब प्रोजेक्ट में भी मैंने 2 प्रोजेक्ट बताए, एक नॉर्मल एक कोर प्रोजेक्ट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है, आप गूगल पे भी देखो, आप यूट्यूब पे भी देखो, है इन्फॉर्मेशन, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मोस्टली फ्रेशर्स के लिए है कि फ्रेशर्स भाई बहुत भटक जाते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या चीज़ें हैं पता है, मैं टेम्पलेट डाल दूंगा। अब बहुत सारे बच्चे बच्चे पता है क्या करते हैं कि रंग बिरंगा एक होता है ना कलरफुल रेज्यूमे बनाते हैं, है बहुत सारा, आप देखते होगे कलरफुल, ऐसे पट्टी होगा ऐसे होगा, कलरफुल बनाते हैं, अपना फोटो डालते हैं, भाई वैसे नहीं बनता है, ठीक है। एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे का ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही फॉर्मेट है, बहुत सारा फॉर्मेट है। मैं 2-3 का मैं लिंक मैं डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से करना और उसी को एडिट करके बना लेना, उतना तुम्हारे लिए एज अ फ्रेशर इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।